हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछली वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कि भाषा का मौखिक रूप कौन सा है, यानी कि जो मौखिक हो, जो लिखित ना हो। तो बात करें यदि हम लोग निबंध की, तो निबंध आपका क्या होता है, लिखा जाता है। तो ये तो लिखित हो जाएगा आपका, है ना। निबंध कैसा हो जाएगा, लिखित हो जाएगा। परियोजना क्या होता है, ये भी एक लिखित होता है। इसके बाद पत्र भी आपका लिखा जाता है, तो ये भी लिखित हो जाएगा, ये भी लिखित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, परिचर्चा। परिचर्चा का अर्थ होता है डिस्कशन, मतलब किसी भी बात पर चर्चा की जाती है तो वो क्या होता है, मौखिक होता है, लिखित नहीं होता है। जब हम लोग किसी बात पर परिचर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं, यानी कि डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, तो वो आपका मौखिक रूप होता है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आपको बताना है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। आपके पास ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, मिश्र बंधु हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन हो जाएगा, या फिर महाप्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जिसने भी ऑप्शन बी बताया है, बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करें हम लोग हिंदी साहित्य में कितने काल थे, है ना, कितने काल में बांटा गया था हिंदी साहित्य को। तो हिंदी साहित्य को आपके मुख्यतः चार भागों में चार काल में बांटा गया था। एक तो आपका आदिकाल था, है ना, पहला कौन था, आदिकाल था। इसके बाद दूसरा कौन था आपका, दूसरा था आपका भक्ति काल, दूसरा आपका भक्ति काल था। तीसरा आपका रीतिकाल था, 3 रीतिकाल। इसके बाद चौथा जो आपका था आधुनिक काल, 4 नंबर पे क्या था, आधुनिक काल। क्लियर। आदिकाल का और भी अन्य नाम था, एक वीर गाथा काल। वीर गाथा का आदिकाल को अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो आप बता देंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। ठीक। आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद जी ने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आदिकाल का नाम किसने दिया था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक। इस क्वेश्चन से आप लोग इतनी चीजें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? आपको बताना है कि राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है। 78, 84, 56 या फिर 72। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, 84। 84 संख्या बताई है सिद्धों की, किसने, राहुल सांकृत्यायन ने, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा, तो इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। किसने, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को, आप लोग ये एक्स्ट्रा चीजें जो हैं नोट करते जाएंगे, ठीक है। क्या कहा, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल कहा। ठीक। यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। और हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा? अगर आपसे ये पूछे कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे कहा, तो आप बता देंगे किसी कहा, सरहप्पा को। सरहप्पा को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि कहा था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो जानो मुझे,
यमराज से भी युद्ध में लड़ने को सदा प्रस्तुत मानो मुझे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको बताना है कि जो ये पंक्तियां हैं इनमें कौन सा रस है। वीर रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा या फिर वात्सल्य रस हो जाएगा। तो देख लो, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। सुकुमार मतलब बहुत ही एकदम से ऐसा समझ लो, सुकुमार का मतलब होता है जो एकदम कोमल व्यक्ति होता है, एकदम छोटा बच्चा कह सकते हैं, एकदम साधारण सा बच्चा, उसको सुकुमार समझ लो आप, है ना। तो सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में लड़ने को, लड़ने का अर्थ आ गया यहाँ पर, लड़ने की बात हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। और वीर रस का जो वो होता है आपका स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। यहाँ पर जो अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु की चर्चा हो रही है। अभिमन्यु कह रहे हैं कि मुझे सुकुमार मत जानो, मुझे इतना कमजोर मत समझो, है ना, मैं युद्ध में लड़ने के लिए सदा प्रस्तुत मानो मुझे। ठीक, यहाँ पर जो है अभिमन्यु की वीरता का वर्णन किया गया है। करुण रस क्या होता है, जहाँ पर करुणा का भाव होता है, यानी कि रोने की ऐसा जैसे कि रोने बिलखने का जहाँ पर भाव होता है वहाँ पर करुण रस होता है। श्रृंगार रस कहाँ होता है, श्रृंगार रस जहाँ पर प्रेम की बातें होती हैं वहाँ श्रृंगार रस होता है। वात्सल्य रस, वात्सल्य जहाँ बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया जाए। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका मैं, यहाँ पर ये मैं नहीं होगा, इसको हटा दो। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? आपको बताना है संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है। 33 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 52 हो जाएगी या फिर 11 हो जाएगी। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 33। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब ये संचारी भाव होते क्या हैं? संचारी भाव ये जो होते हैं आपके बहुत कम समय के लिए हमारे मन में विचरण करते हैं, बिल्कुल एक आध सेकेंड के लिए आएंगे और एकदम से, जैसे कोई हम लोग देख रहे तो होते हैं ना सीरियल वगैरह, और उसमें जो सीन होता है जो उसका भाव होता है वही होता है संचारी भाव। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। क्लियर। 52 क्या होती है? वर्णमाला, है ना। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। स्वर 11 क्या होते हैं? 11 आपके स्वर होते हैं, है ना। क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आपको अलंकार बताना है कौन सा है। यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है। तो बता देंगे आप कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार कहाँ होता है? देखो, एक शब्द एक बार आए परंतु अर्थ अलग अलग हो। क्या एक शब्द का अर्थ जब अलग अलग निकलता है तो वहां पर होता है आपका कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। जैसे यहाँ पर आपका पानी है, एक ये पानी है, एक ये पानी है, एक ये पानी है, ये तीनों पानी का जो है अर्थ अलग अलग है। एक बार इसका अर्थ है इज्जत, एक पानी का अर्थ है इज्जत, दूसरे पानी का अर्थ है जल, है ना, तीसरे पानी का अर्थ है चमक, है ना। जैसे कि लिए रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मतलब एक पानी का मतलब हो जाएगा इज्जत, दूसरे पानी का मतलब हो जाएगा जल, बिन पानी, जल के बिना कुछ भी नहीं है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, चून का यहाँ पर अर्थ क्या है? आटे से है कि आटे को भी जल की जरूरत होती है ना। और एक पानी का अर्थ है चमक। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अलंकार में उपमेय और उपमान का अभेद आरोप हो तथा उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, उसे क्या कहते हैं? जिस अलंकार में
उपमेय और उपमान का अभेद आरोप हो तथा उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है आपका, बताएंगे सभी लोग, आंसर करेंगे सभी लोग। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। जैसे जैसे आप उदाहरण देखते हैं इसके, चरण कमल बंदो हरिराई, है ना, चरण कमल। तो यहाँ पर क्या, चरण को सीधा कमल बता दिया जाता है ना, चरण कमल बंदो हरिराई, या फिर शीश शशि मुख सा सुंदर, शशि मुख, शाह नहीं, शाह जहाँ लग जाएगा वहां पर अलग अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जब किसी बात को बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ाकर कहा जाता है, वास्तविकता से परे किसी बात को बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ाकर कह दिया जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? साथियों, यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से वर्णिक छंद कौन सा है? दोहा है, रोला है, घनाक्षरी है, या फिर सवैया है? तो देखो, छंद आपके, अगर आपसे पूछा जाए कि छंद के भेद कितने होते हैं, भेद, तो छंद के आपके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका वर्णिक छंद होता है ना, एक आपका वर्णिक छंद होता है, दूसरा जो होता है आपका मात्रिक छंद होता है, मात्रिक छंद। जैसे आप दोहा और रोला सोरठा में गिनते हैं ना कि कितनी मात्राएं हैं, मात्राओं के आधार पर गिनते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। और एक होता है जो आपका वर्णिक छंद होता है, उसमें वर्णों के गिनने के आधार पर छंद का भेद पता चलता है कि कौन सा छंद का भेद है। तो देखो, आप लोग दोहा पढ़े हैं, रोला पढ़े हैं, सवैया पढ़े हैं, ये सब कैसे छंद हैं? ये आपके मात्रिक छंद हैं। इनमें सभी में मात्राएं गिनकर पता किया जाता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है घनाक्षरी, ये आपका वर्णिक छंद है। घनाक्षरी जो आपका छंद है ये वर्णिक छंद है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है कि परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो देखो, शब्द होता है आपका परिवार होता है, एक शब्द होता है कुंज, कुंज होगा। इसके बाद भीड़ हो गया, है ना, भीड़। अगर परिषद भी आ जाए, परिषद, सभा, समिति, संगठन, ये सारे शब्द जहां पर आपको मिल जाएं तो आप क्या बता देंगे कौन सा संज्ञा होती है? तो यहाँ पर होती है आपकी समूहवाचक शब्द, क्योंकि परिवार में तो पूरा समूह होता है, सभी लोग रहते हैं ना, परिवार का समूह होता है, समूह में परिवार में सभी लोग रहते हैं। ऐसे ही भीड़, बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, तो वहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, बैठक में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना है कि बैठक में कौन सा प्रत्यय है। एक प्रत्यय है, या फिर इक प्रत्यय है, का प्रत्यय है, या फिर अक प्रत्यय है। तो देखो, एक मूल शब्द होता है आपका बैठना या फिर बैठ, है ना, बैठना। और इसी में आपका शब्द जो प्रत्यय लगा है क्या? अक। तो आपका जो शब्द बन गया है बैठक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? इसमें बैठक में जो है आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको बताना है। चतुर्मुखी कैसे लिखा जाता है, आपसे ये पूछा गया है। चतुर्मुखी का ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, या फिर ये सही हो जाएगा, या फिर ये सही हो जाएगा। तो आप लोग सभी वर्तनी ध्यान से देखिए, जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चतुर्मुखी जो शब्द है वो इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का,
निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। आपको बताना है इसमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। सज्जन हो जाएगा, वीरोचित हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा या फिर पवन हो जाएगा। तो आप सभी को पता है, जब हम लोगों ने संधि के नियम पढ़े थे, व्यंजन संधि का नियम है ना, तो पढ़ा था कि सत प्लस जन मिलकर क्या होता है, सज्जन। क्या होता है, सत प्लस जन मिलकर क्या बनेगा आपका, सज्जन मिलेगा। तो ये आपका जो सज्जन है, ये है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण। बाकी ये तीनों जो हैं आपके स्वर संधि के उदाहरण हैं, वीरोचित, पवन या फिर अत्यधिक। राइट। तो साथियों, ये थी हमारी आज की हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं ये भी आप ज़रूर बताइएगा। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको समय पर सारी क्लासें मिलती रहें। तो साथियों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।